आज के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसी के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन इब्तदा में कुछ बजट के हवाले से आज इन्फ्लेशन के अदाद-ओ-शुमार आए हैं। तो जून के महीने में 12.6% इन्फ्लेशन है, लेकिन ये जो बजट पास किया है असम्बली ने, शायद कोई एक बजट रिसेंट हिस्ट्री के अंदर इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा जितना ये वाला बजट, जिससे महंगाई का एक बाकायदा तूफ़ान आएगा। वजह उसकी क्या है कि आपने बहुत सारी बुनियादी ज़रूरत की अशिया के ऊपर टैक्स लगाए हैं, और दूसरी तरफ जो सैलरीड क्लास है, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हैं। एट सोर्स कट जाता है, उनमें से किसी के पास ऑप्शन नहीं होती। तो उनकी तनख्वाहें सब मुलाजमीन की 1 लाख से लेकर शुरू हो जाएँ आप, वो 10,000 देता था, वो 20,000 देगा, 2 गुना टैक्स देगा। तो साथ उसको कॉस्ट क्या है, तनख्वाह से टैक्स डबल कट गया, आमदन तो उसकी बढ़ी नहीं। और आमदन सरकारी मुलाजमीन की बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर जो लार्जली एम्प्लॉय करता है वो तो कोई मेहरबानी करेगा अगर बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। होगा क्या उसका कि तनख्वाहों से टैक्स कट गया पहले से 2 गुना, और चीज़ों की कीमत भी पहले से उसको 2 गुना या 3 गुना मिलेगी। दूध खरीदेगा तो अभी एक डब्बे के ऊपर जो आप दूध खरीदेंगे 60-70 रुपये आपको इजाफी देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स भी लगेगा, और जो रिटेल वाला टैक्स है वो भी आयद हो जाएगा। तो पहली कॉस्ट उसकी दूध से शुरू हो जाएगी जो हर घर की ज़रूरत है, फिर इसी तरीके से ऐड ऑन करते जाएँ और महंगाई की शरह ऊपर जाती जाएगी। तो उसको आपने किया क्या उसके साथ, सरकारी मुलाजमीन को आपने एक स्वीटनर दे दिया कि आप तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं 15-20% या 25%, लेकिन साथ आपने टैक्स की स्लैब रिवाइज करके उसकी टैक्स इतनी बढ़ा दी, और फिर जो 1 करोड़ से ऊपर आमदन वाले हैं उनके ऊपर 10% इजाफी सरचार्ज भी जुर्माना है। मतलब उस शख्स को कि क्यों तुम टैक्स नेट के अंदर हो, तुम्हारी से टैक्स भी ज़्यादा लेंगे, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा आमदन दिखा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर हम 10% सरचार्ज भी आयद करेंगे। तो भाई जी, आपका ये बजट कौन सी दानिशमंदी के ऊपर मबनी है, मेरी तो समझ में नहीं आया। आम तौर पर बजट के अंदर टैक्स रिफॉर्म्स कहते हैं ब्रॉड बेसिंग करनी है आपने, तो ये ब्रॉड बेसिंग नहीं है, ये खाल उतारनी है उन लोगों की जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। इसीलिए पाकिस्तान में लोग 25-30 हज़ार का टैक्स बचाने की खातर 1 लाख रुपया रिश्वत देकर खुद को टैक्स नेट से बाहर रखते हैं। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये जो सोच के अंदर बुनियादी खामी और ख़राबी नज़र आई है मुझे, वो ये है कि जो टैक्स नेट में है उसको तो स्क्वीज़ कर लो अच्छे से, ये तो कहीं जा नहीं रहा। इसके ऊपर टैक्स स्लैब भी रिवाइज़ कर दो, और जो टोटल आमदन है उसके ऊपर इसके ऊपर 10% सरचार्ज भी लगा दो। तो कुछ सोच समझ के तरीकाकार अपनाया जाता है कि वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उनको क्या तरीकाकार अपनाया जाए कि वो टैक्स नेट के अंदर आ जाएँ। वो सेक्टर्स जो टैक्स नेट से बाहर हैं, सिगरेट है, पाकिस्तान में सारा सिगरेट जो है वो स्मगलिंग होती है, उसकी बेपनाह स्मगलिंग होती है, वो टैक्स अवेड करते हैं सिगरेट वाले। उसके ऊपर इन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का ऐलान किया, नहीं लग सका क्योंकि पावरफुल लॉबीज़ है। शुगर वाले सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का ऐलान हुआ, नहीं लग सका। क्यों नहीं लग सका? तो ये अपनी नाकामी का इतराफ़ है कि उधर से एक काम आप ठीक नहीं कर सके, तो इधर जो बाकी लोग पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं आपने कहा इनको तो रगड़ा लगाओ, बाकी तो देखेंगे बाद में कब ठीक होना। तो ये दुरुस्त रवश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला तकरीबन हतमी मराहिल में, अगर कल नहीं फैसला आया तो रिजर्व हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि और आगे जा सकता है। अटर्नी जनरल दलाल दे रहे हैं, उसके बाद जवाब के लिए PTI के वकला को बुला लेंगे, अदरवाइज मामला तकरीबन हतमी एक स्टेज के ऊपर है। जो जजेस के अभी तक सवालात सामने आए हैं, तो 2 बुनियादी नुक्ते हैं जिसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जितनी दफ़ा भी वो मुदाखलत करते हैं, मुझे लगता है कि इस बेंच के पास उसका क्लियर कट या इलेक्शन कमीशन के पास क्लियर कट आंसर नहीं है। 2 सवालात ऐसे हैं, एक जस्टिस सतर मिंजला उठाते हैं कि किस असूल और ज़ाब्ते के तहत आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया था, पूरी सियासी जमात को उठा के बाहर कर दिया था, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का कसूर साबित होता है। ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है, और क्योंकि काजी साहब ने वो फैसला किया हुआ है भल्ले वाला, तो शायद वो भी जहाँ मुदाखलत करते हैं मुझे लगता है कि शायद कहीं उनके जहन में वो चीज़ है, लेकिन वो बुनियादी मिस्टेक है जो इलेक्शन कमीशन ने की है। सुप्रीम कोर्ट कसूरवार कम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने की हुई है, उसकी कहीं ना कहीं इस्लाह करने की ज़रूरत है। दूसरा, जस्टिस मंसूर ने आज बहुत ही पावरफुल किस्म के रिमार्क दी, बहुत ही पावरफुल, जो बुनियाद बन सकते हैं इस केस की। वो उन्होंने कहा क्या है, वो मानी खेज है बड़ा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि उम्मीदवारों को आज़ाद करार देना इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला था, तो जो 3 दिन दिए जाते हैं ना आज़ाद मेंबरान को कि आप किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहें तो हो जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए थे, तो उन्होंने कहा उसका आगाज़ अब से होगा। अगर ये साबित हो जाए कि उनको इब्तदाई तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था वो गलत था, ये इस पूरे केस का नया रुख बना सकता है, बुनियादी तौर पर इंसाफ की तरफ ले जा सकता है। जो बेइंसाफ़ी की गई माजी के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसकी दोबारा इस्लाह की जानिब ले जा सकता है। लेकिन क्या जजेस ये ऐसा बोलेंगे हतमी फैसले में, ये तो अब जजेस के ऊपर। ये सुनिए जस्टिस मंसूर ने कहा क्या।
independents another 3 days to make an election where they want to go, and they have a choice whatever they want to do, and that can solve the whole problem. Submission is that 3-day period starts and it is set in stone. Could you just tell me what is your admitted position where there is no flaw? I mean, they have a certificate, they have a nomination, the house is in order. This list में क्योंकि आपने दिया हुआ है, I had identified 9 such people who have a nomination and a certificate. Basically, applying IPTI. And then applying the Justice Yahya test on it कि अगर उसमें और कोई flaw भी आ गया तो कोई जो purest form में है, there are still some candidates who pass the basic test of nomination of 67(2), which are nomination भी है और certificate भी है. It does not matter how many there are as long as there are just 1 or 2, because that would then make the political party a political party. One way forward would be that if we consider that the declaration of independence of these people was wrong, it then takes you back into a political party coming into existence. Once that is done and you come up with a revised result under 98, the 3-day period ticks off again, and the independents could be given a choice to go select whatever they want to. ये बुनियाद बनेगा इस केस की, क्योंकि जस्टिस मंसूर ने पूरी वजाहत कर दी है. उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अरकान थे पीटीआई के जिन्होंने पार्टी टिकट भी जमा करवाया हुआ था जब उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, क्योंकि रॉन्गफुली एक पार्टी को डी लिस्ट कर दिया गया. ये डी लिस्टिंग क्या है? जस्टिस अतर नज़ीरुल्लाह अपने रिमार्क्स में कहते हैं कि एक रजिस्टर्ड पार्टी थी, उन्होंने वर्ड इनलिस्टिंग का यूज़ किया कि एक इनलिस्टेड पार्टी थी और आपने उसको डीलिस्ट कर दिया. तो बुनियादी तौर पर पूरी सियासी जमात को ही आपने गलत पूरे प्रोसेस से निकाला. तो बुनियाद तो गलत हो गई थी, आगे जाके सारे फैसले उनको आज़ाद करार देने के वो भी गलत हो गए. तो इसको जब तक बुनियाद की तरफ वापस नहीं जाएंगे तो बाकी मामला कैसे दुरुस्त होंगे? सुनिए जस्टिस अतर ने. There was a political party, enlisted political party. It was not delisted. Otherwise, they would have come to this court in appeal. But the Election Commission did not fulfill its obligation and treated them as if they were a disqualified enlisted party. Now here you see आपका पूरा premise जो है वो खराब हो जाता है. Article 51 जो है और D, इसका सारा premise या basis is existence of a political party. The Election Commission, on the basis of misinterpretation of some judgment, eliminates a political party. That is a question that needs to be addressed. इसके आगे चले जाएं तो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मंसूर और चीफ जस्टिस इनके दरमियान में कौन हकदार है, इसके ऊपर एक आर्गूमेंट होता है जिसमें चीफ जस्टिस की पोजीशन है कि कौन हकदार है. इसकी बजाय ये कहना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लेकिन दोनों जजेस अपनी बात के ऊपर कायम रहे. सुनिए क्या कहते हैं. अगर इसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक पार्टी जिसके पास 10 वोट होने चाहिए 15 चले जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है. तो हम ये कह रहे हैं जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए. हम हक को फर्क समझ रहे हैं. ये लफ्ज़ मुझे बता दें हक क्या मतलब है. हमें आईन देखना है. ये जब आपने जब हक कर दिया इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया. लेकिन आप ये भी हमें बताएंगे गलती कहाँ से किसने की है. The blank one is a clear-cut indication that he is an independent. So I सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट होगा. Exactly. So that was my answer. My lord and I are on the same page, sir. ये पेज आप जरा फाड़ दें, वो हम एक पेज पे नहीं होना चाहिए.